सोशल मीडिया पर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर उठाई जा रही है मांग। आइए जानते हैं लोगों के विचार, लोगों की राय। रत्नेश लिखते हैं, भारतीय मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और यही मीडिया इस लोकतंत्र के साथ दिन रात बलात्कार करता है। इस मीडिया ने ना जाने कितने नेताओं का चरित्र हनन किया है, कई बार झूठी खबरें दिखाकर समाज को तोड़ने का प्रयास किया है। इस मीडिया ने देश में कई प्रायोजित दंगे कराए हैं। इस मीडिया का चरित्र हमेशा से जातिवाद व सांप्रदायिक रहा है। अगर आप देशभक्त हैं और इस देश व समाज को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस जातिवाद व सांप्रदायिक चरित्र वाले मीडिया के खिलाफ लड़ाई शुरू करनी चाहिए। आगे जितेंद्र नारायण ने लिखा है, अर्नब नहीं अहमदाबाद पर ध्यान केंद्रित रखिए, जहां कोरोना के रोगियों की संख्या 1500 के पार हो गया है। देश को कोरोना संकट में धकेलने के असली अपराधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है, जिसने 1 लाख लोगों की भीड़ वाली नमस्ते ट्रम्प जैसे कार्यक्रम रद्द करने और देश और विदेश से आने वाले 15 लाख लोगों को बंद करने की जगह देश के 130 करोड़ लोगों को घरों में बंद होने को मजबूर कर दिया है। आगे फिर से रत्नेश लिखते हैं, आप बीजेपी के नेताओं प्रवक्ताओं की भाषा सुनिए और अर्नब गोस्वामी की भाषा सुनिए, दोनों की भाषा में एक भी अंतर नहीं पाएंगे। अगर भाजपा को लगता है कि उसके नेताओं की भी भाषा अर्नब गोस्वामी को मर्यादित भाषा से अलग है तो जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर डालिए, क्योंकि ऐसी जहरीली और घटिया लोग इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। विक्रम सिंह चौहान ने लिखा है, इधर भारत में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को उनके मृत्यु के बाद दफन करने से रोका जा रहा है। उधर अमेरिका ने भारतीय डॉक्टरों को भगवान ही मान लिया है। अमेरिका के साउथ विंडसोर में रहने वाली भारतीय मूल की डॉक्टर उमा रानी मधुसूदन कोरोना मरीजों का इलाज कर रही है। उन्होंने अब तक 200 अमेरिकी नागरिकों को कोरोना से बाहर निकालकर नई जिंदगी दी है। अमेरिकियों ने इस डॉक्टर का सम्मान करने का अनूठा तरीका अपनाया है। वे 100 गाड़ियों के काफिले में इस डॉक्टर के घर गए और हाथों में डॉक्टर को शुक्रिया की तख्ती लिए हॉर्न बजाया। इन 100 गाड़ियों में वो लोग सवार थे जिन्हें इस डॉक्टर ने नई जिंदगी दी है। वहीं पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियों ने सायरन बजाया। डॉक्टर उमा ने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर सभी का सम्मान स्वीकारा। संकट के समय लोग अपनी मदद करने वाले हीरोज़ को कैसे सम्मान दे सकते हैं, ये हमें अमेरिकियों से सीखने की ज़रूरत है। आगे फ़हद मोहम्मद लिखते हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों देश की बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो अलग बात है कि कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमेशा पर्सनल अटैक होते आए हैं। इनके मुर्दे भी जिंदे किए जाते हैं, लेकिन जब नेशनल टीवी पर देश की सबसे बड़ी महिला नेता जो कि देश की नागरिक है, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना देश के गौरव और सम्मान को धूमिल करने जैसा है। कांग्रेस से पहले सत्ता पक्ष के कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि ये महिला सम्मान की बात है। मैंने कांग्रेस के विरोध से हो रही भारतीय राजनीति का कहकहा तब पढ़ा जब देश में आपातकालीन था और झांसी शहर में संजय गांधी की सभा आहूत थी। नौजवानों में बहुत गुस्सा था। जेपी हीरो थे और कांग्रेस विलन। संजय गांधी कांग्रेस के प्रैक्टिकली सर्वे सर्वा थे। हमारे कॉलेज से नौजवानों की टोली उनकी सभा में पहुंची और उनके माइक थामने तक हुटिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि पुलिस को उनकी हिफाजत में लेना पड़ा। बाद में सभा स्थल पर छात्र और पुलिस वालों के घायल कराहते शरीर थे और जितने हो सकते थे उतने पत्थर थे। ये किला के पीछे के मैदान की बात है। कुछ संयोग ही रहा है कि पूरा जीवन बीत गया और पत्रकारिता व बिजनेस के सिलसिले में बहुत से कांग्रेस संपर्क में आए। बहुत सारे राजनीतिक दोस्त कांग्रेस में चले गए, पर हम कांग्रेस की किसी भी किस्म की ऑफिशियल सोहबत से मीलों दूर रहें। और सच यही है कि अनवरत विरोधी चले आए। आज तक चंचल बहू जी के साथ जाम भी टकराते हैं और साथ में भी विचार भी। पत्रकारिता में रहने के नाते दोस्त हर पार्टी में, कांग्रेस में भी उनसे मिलना जुलना भी है, पर बात यहीं थम जाती है। ये सब ना लिखने पर आजकल हर पोस्ट पर कमेंट में ये सवाल मिल ही जाता है कि आपने कांग्रेस से तो यूं ही नहीं पूछा। खैर, इस पोस्ट का सबब अर्नब गोस्वामी है और उनकी हरकतें, जिसे पत्रकारिता का कवच प्राप्त है। सोनिया गांधी का अस्तित्व कोई कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा कोई प्रस्ताव देश के किसी अदालत, किसी जांच एजेंसिया या किसी भी किस्म के कानून इदारे पर के पास पेंडिंग नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी तक
कम से कम ये आरोप लेकर कहीं मैदान में नहीं है। वे नेशनल हेराल्ड के मामले में ज़रूर शिकायत करता है। तब किसी अर्नब या पत्रकार नुमा किसी व्यक्ति को उनके इस कल्पना पर अपमानित करने का कोई कारण कैसे मिल सकता है? परंतु बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी आईटी सेल चीफ मालविया समेत करीब 7 लाख ट्विटर अकाउंट्स ने ट्रेंड चलाकर अर्नब गोस्वामी के इस कारनामे को सही ठहराया है। कांग्रेस के लखनऊ सीट से उम्मीदवार रह चुके साधु इस अपमानजनक कार्यक्रम में शरीर क्यों उपस्थित होते हैं, ये शोध का विषय है। जबकि कांग्रेस ने इस और इस तरह के चैनलों को लंबे समय से बाइकआउट कर रखा है। सवाल ये है कि क्या हम सब ने सचमुच में संवाद को हर तरफ पर मवालियों के हाथों में खुला छोड़ने का निर्णय ले लिया है, या कहीं कुछ लाज शर्म बाकी है? देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। आगे शहबाज मलिक लिखते हैं, पालघर लिंचिंग केस पर डिबेट के दौरान अर्नब गोस्वामी ने पत्रकारिता की ओट में आपराधिक हरकतें की, तथ्यों को छिपाया और झूठी कहानियां सुनाकर उन्मादी माहौल बनाया। सोनिया गांधी के बारे में बेहद अपमानजनक भाषा में टिप्पणी की। पत्रकार की बजाय किसी गुंडे मवाली जैसी हरकतें कर रहा था गोस्वामी। ऐसे करने पर लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। कार पर स्याही फेंकना गुस्सा जाहिर करने की अभिव्यक्ति मात्र है। अर्नब गोस्वामी के कारकुनों को फील्ड में हर दिन ये गुस्सा और अपमान झेलना पड़ता है और अब आंच उस तक आ पहुंची है। स्याही फेंकने वाले 2 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे कोई समस्या नहीं, लेकिन गोस्वामी के आपराधिक कारनामों की वजह से उसको भी हवालात में डालना चाहिए। पत्रकारिता को उन्माद भड़काने का हथियार बना दिया है और इस आदमी ने। शैलेश कुमार यादव लिखते हैं, हिंदी पट्टी के सभी पत्रकार क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ फुफकारते हैं, उनकी छवि खराब करने का ठेका लेते हैं। यूपी बिहार की बात करें तो लालू मुलायम को तो ऐसे खदेड़ खदेड़ कर बिना वजह बेइज्जत किया, क्योंकि लालू मुलायम मायावती इनकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इन जहरीली पत्रकारों को प्रभाव इतना है कि दलित पिछड़ा सब लगभग दिमागीन रूप से अपंग हो गए हैं। इनकी तर्क और सोचने की क्षमता खत्म होती रही है। आज यही जहरीली सांप अजगर बनकर पुराने मालिक को ही लपेट रहे हैं, क्योंकि नया मालिक एनाकोंडा है। आगे महेंद्र यादव लिखते हैं, कांग्रेस ने टीवी चैनलों पे अपने प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया था। फिर ये सिलसिला कब शुरू हो गया? आचार्य प्रमोद क्या कर रहे थे उस डिबेट में, जब अर्नब पागलों की तरह कांग्रेस और सोनिया की बेइज्जती कर रहा था? आगे विक्रम सिंह चौहान ने लिखा है, हाँ मैं इटली में पैदा हुई हूँ। मैं 1968 में इंदिरा गांधी की बहू बनकर हिंदुस्तान आई। मैंने अपनी ज़िंदगी के 48 साल हिंदुस्तान में गुजारे हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा देश है। इस देश में मैंने 48 सालों में आरएसएस, बीजेपी और बाकी सभी पार्टियों ने मुझे मेरे ऊपर शर्मिंदा करने के लिए हमेशा ताने दिए। मैं एक स्वाभिमानी और ईमानदार घर में जन्मी थी। मैं कभी भी उस पर शर्मिंदा नहीं होऊंगी। हाँ, मैं इटली में मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी एक बूढ़ी माँ है और 2 बहन हैं, लेकिन यहाँ मेरे देश में, हिंदुस्तान में, यहाँ की धरती पर मेरे अपनों का खून मिला हुआ है और यहीं पर मैं अपनी आखिरी सांस लूँगी और यहीं पर मेरी हस्तियाँ मेरे अपनों के साथ मिलेगी। प्रधानमंत्री मेरी विश्वसनीयता पर तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्रति वो मेरे प्यार और समर्पण को कम नहीं कर सकते। मैं नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि वो मेरे भावनाओं को समझें, लेकिन मुझे पता है कि आप इसे ज़रूर समझेंगे। आगे माजिद मिजाज लिखते हैं, समकालीन मीडिया का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए कैंसर बन चुका है। सूट बूट पहनकर 10x10 के स्टूडियो में बैठकर ये न्यूज़ एंकर किसी भी व्यक्ति या समाज का सुबह शाम लिंचिंग करते रहते हैं। देश की एकता एवं अखंडता को सबसे बड़े दुश्मन यही लोग हैं। आवेश तिवारी ने लिखा है, मीडिया के ज़ेरे गौर हैं। आप भूल गए होंगे, मुझे हर पल याद रहता है कि अर्नब गोस्वामी प्रणव रॉय के एलीट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से निकाला हुआ ज़ोंबी है। मैं देखना चाहता हूं कि आज रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त नाम लेकर अर्नब की भत्सर ना कर पाते हैं या नहीं। नाम लेकर कहने की, गाली देने की आदत डालनी होगी। उस हद तक जाकर विरोध करना होगा जो हद अर्नब की दानवी चीख की है। जनता बाद में आती है, पहले खबर निवासी की जिम्मेदारी है कि चिल्ला चिल्लाकर इस ऐतिहासिक दल्ले के नाक में दम कर दे। शोर इतना हो कि ये दीवार पर अपना सर मारकर फोड़ डाले।
तारिक अनवर चंपारनी ने लिखा है, अरब देशों में सेलेक्टिव होकर डेमोक्रेसी ढूंढना भी एक तरह का इस्लामोफोबिया ही है। यदि हमारे हम वतनों को लोकतंत्र के लिए इतनी बेचैनी है, तब उनको चाहिए कि वो अरब में जाकर लोकतंत्र स्थापित कराएं। किस पॉलिटिकल सिस्टम में जीना है वहाँ की जनता तय करती है। यदि वहाँ की जनता को लगेगा कि उसको डेमोक्रेसी चाहिए तो वो बगावत कर देगी, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं होने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सवाल खड़ा ना कर सके। हम वतन भाइयों को चीन, क्यूबा, कोरिया और रूस में लोकतंत्र नज़र आ रहा है। इनके लिए रूस में भी एक तो सोशलिस्ट स्टेट है, इनके लिए रूस में भी तो एक सोशलिस्ट स्टेट है, लेकिन इस बात पर कभी चर्चा नहीं होती कि व्लादिमीर पुतिन ने किस तरह 20 वर्षों से अपने हाथों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पद अपने आसपास रखा है। लोकतंत्र को स्थापित करने वाले ब्रिटेन भी अभी महारानी के छतरी के नीचे है। क्या डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने अरब देशों की मान्यता छीन ली है? क्या लोकतंत्र नहीं होने के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अरब देशों को बाहर कर दिया है? नहीं ना। फिर उनको मानवाधिकार के मुद्दों पर बोलने का हक कैसे नहीं है? हमारे हमवतनों की औकात कश्मीर के मुसलमानों के समर्थन में 50 लोग इकट्ठा करने की नहीं है, और हमवतन लोग मिलकर अपनी आंतरिक समस्या दूर कर लेंगे। हमारे हमवतन लोग इतने हद दर्जे के बेवकूफ़ हैं कि उनको अरबों को बुलाना बुरा लग रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अक्टूबर 1958 के मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में विश्व दलित सम्मेलन में भाग लेने कांशीराम और फूलन देवी भी गई थी। हमवतन लोग भूल जाते हैं कि डरबन कॉन्फ्रेंस में दर्जनों दलित नेता एवं बुद्धिजीवी भी शामिल हुए थे, जबकि जातिवाद तो भारत का आंतरिक मामला था। क्या अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भूल गए, जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद दिल्ली में फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म के विरोध में दिया था? कुछ तो इतिहास में झांक लेना चाहिए। आगे कृष्ण नैयर लिखते हैं, अर्नब एक सरकारी गुंडा है। ये देशद्रोही, नारी अस्मिता विरोधी, भारत विरोधी, समुदाय विरोधी आतंकी हमला पैदा कर गृह युद्ध करवाने की फिराक में है। इसे घेरना भी सरकारी तरीके से ही ज़रूरी है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं, अड़ जाइए इस भारतीय विरोधी अर्नब की गिरफ्तारी पर। महाराष्ट्र में गिरफ्तार कीजिए और एनएसए लगाइए। आज ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। अलग अलग कांग्रेस शासित राज्यों में एनएसए और कड़ी से कड़ी धारा लगाइए। अगर महाराष्ट्र में जमानत मिलती है तो दूसरे राज्यों में इसे तत्काल गिरफ्तार करें। हर राज्य में प्रदेश कांग्रेस सभापति अर्नब पर एफआईआर कराए। एफआईआर की कॉपी ट्विटर पर डाले। ऑल आउट जाना पड़ेगा। देशद्रोही अर्नब की शाब्दिक हिंसा है और घृणा है। 135 करोड़ भारतवासी और करोड़ों एनआरआई को जान मोल का खतरा पैदा हो चुका है। महिलाओं की अस्मिता को तार तार कर दिया है। समाज विरोधी अर्नब ने महिलाओं पर हिंसा भड़काने के स्पष्ट परिणाम है। अर्नब देश के लिए बड़ा खतरा है। कोरोना से लड़ लेंगे, पर इस भारत विरोधी अर्नब को अभी रोकने से देश की एकता और अखंडता के लिए ज़रूरी है। जितेंद्र नारायण लिखते हैं, 2024 में मोदी सरकार के कार्यकाल में आम जनता नोटबंदी, जीएसटी के माध्यम से एवं पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकारी लूट का शिकार बनाई गई। साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में कमज़ोर करके और विभिन्न माध्यमों से पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट देकर भी देश की आम जनता को लूटा गया। इसके बावजूद भारत सरकार का कर्जा 2014 के 54,90,763 करोड़ रुपए से 57% बढ़ मार्च 2019 तक की 84,68,086 करोड़ हो चुका था। कोरोना संकट के बाद तो विश्व बैंक से भी अभी हाल में $1 बिलियन का कर्ज भारत सरकार ने लिया है, जबकि इस अवधि में भारत में बेरोजगारी और गरीबी की बेतहाशा वृद्धि हुई है। देश और जनता तो मोदी सरकार एवं पूंजीवाद को लूट का शिकार होकर बर्बाद हो गई। मगर आश्चर्य है कि जिन मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे खूंखार पूंजीपतियों को मोदी सरकार ने लूट की खुली छूट दे दी है, वो भी 2014 से बर्बाद ही हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही कर्जा तो वित्तीय वर्ष 2014 से 2015 में 76,388 करोड़ रुपए था, तो सितंबर में 2019 तक ही दोगुना यानी कि 1,97,236 करोड़ रुपए हो गया था, जिसे चुकाने के लिए रिलायंस को अपने जियो में से 9.99% फेसबुक को बेचना पड़ा। साथ ही बाकी कर्जा चुकाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 20% हिस्सा सऊदी कंपनी
अरामाको को बेचने की तैयारी चल रही है, जबकि टेलीकॉम टावर में विनिवेश के लिए रिलायंस ब्रुकफील्ड से बात कर रही है। अब सवाल उठता है कि ना तो सरकार के पास पैसा है और ना ही इन खूंखार पूंजीपतियों को लूट की खुली छूट मिली, उनके पास पैसा है। तो फिर मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का पैसा कहाँ गया? सौरभ यादव लिखते हैं, डॉक्टर और कोरोना से लड़ने वाले किसी भी कर्मचारी पर हमला किया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो गैर जमानती धारा लगेगी। 7 साल तक ये अंदर भी जा सकते हैं और 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है। सरकार ने विशेष अध्यादेश के जरिए कानून बना दिया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है। शशांक पाठक लिखते हैं, झूठ पर कितना झूठ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद प्रकाश जावड़ेकर सरकार ने फैसलों और तैयारियों की जानकारी दे रहे थे। वे देश में कोरोना का पहला केस आने यानी 30 जनवरी के बाद सरकार के कामों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में पहली पीपीआई की एक फैसिलिटी नहीं थी और आज 77 डेमो टेस्टिंग निर्माता हो गए। अब ये किस तारीख की बात की जा रही है? ये साफ साफ नहीं बोला गया। क्या 30 जनवरी की देश के पास पीपीआई की भी फैसिलिटी नहीं थी? या 2014 के पहले किस तारीख के हिसाब से केंद्रीय मंत्री ने ये कहा? अगर ये सही है कि देश में पीपीई की एक भी फैसिलिटी नहीं थी, तो केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2020 को किस पीपीई और उसके कच्चे माल के निर्यात यानी विदेशों में बिक्री पर रोक लगाई थी? हालांकि ये फैसला भी 30 जनवरी को पहला मामला आने के बाद कई दिनों बाद लिया गया है। प्रिवेंटिव विनियर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव ने कहा कि सरकार की देरी से लिए गए फैसलों की वजह से हमने पीपीई के स्टॉक और निर्माण में कई हफ्ते गंवा दिए। संजीव ने यह भी कहा था कि फरवरी में स्वास्थ्य मंत्रालय में खुद पीपीई निर्माताओं ने मिलकर इस स्टॉक के बारे में बात की थी, लेकिन मंत्रालय ने कहा था कि अभी केंद्र से निर्देश नहीं आए हैं। सवाल यह है कि कोरोना के खिलाफ अपनी तैयारियों की बात करते हुए सरकार को ऐसे झूठ या भ्रामक तथ्यों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ रहा है? प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्री लगातार यही कह रहे हैं। विकास आनंद ने लिखा है, धार्मिक पशुओं पर पीटी भत्त से मुद्दा अर्नब गोस्वामी पर आ गया। वैसे ट्विटर पर ट्रेंड करने से क्या होता है? जानना यह है कि गाय के स्वामी लोग कितना गाय बैल पालते हैं। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा गाय बैल कालों के यहाँ है। हाँ, मौसम के कारण भैंस नहीं है बराबर।